अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि बिफोर यू एक्सेप्ट एनी क्लाइंट, आप जब तक अपनी रजामंदी दें कि हाँ भाई मैं आपका ऑडिट करने को तैयार हूँ, आपने उससे पहले परफॉर्म करने होते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर, जिसमें हमने ये देख लिया था कि भाई आप देखते हैं कि क्या आप इंडिपेंडेंट हैं, क्या बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ सामने वाले क्लाइंट के ऊपर क्वेश्चनेबल इश्यूज तो नहीं दिखे कि भाई वो करप्ट तो नहीं है, तो आपको पता है वैसे ही फाइनेंशियल खराब होंगे तो आप अपने आप को क्यों एसोसिएट करेंगे ऐसे नाम के साथ। तीसरी चीज, क्या आप कॉम्पिटेंट थे, आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल और स्टाफ मौजूद है कि आप ऑडिट परफॉर्म कर पाए। ये तीनों पे चेक लग गया, आपने बोला चलें भाई अब मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ। एक हमने स्टेज पार कर लिया, पर अभी भी ऑडिट शुरू नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा, अभी भी ऑडिट शुरू नहीं किया है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब आपने ऑडिट शुरू करने से पहले अगला स्टेप ये करना है कि आपने एक एग्रीमेंट करना है। आपने क्या करना है बच्चों? एक एग्रीमेंट करना है, जिसको मैं कहता हूं एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर, यहां पे अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है, इस एंगेजमेंट को हम ऑडिट की जबान में कहते हैं सर, यहां पे लिखते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहते हैं सर? ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, इसको ऑडिट एंगेजमेंट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें क्लाइंट इंगेज कर रहा है ऑडिट के अंदर, तो इसलिए ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम कहते हैं एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जिस चीज के लिए हमें एंगेज किया जा रहा है उसके लिए आप टर्म्स एग्री कर लें। भाई कोई भी दुनिया में काम करने से पहले लिखत पढ़त तो होती है ना। क्या ऐसे ही चले जाओगे ऑडिट करने के लिए? तो सर लिखना क्यों जरूरी है? वही तो आपको अपॉइंट कर रहा है। भाई लिखना बहुत जरूरी है, बात समझिएगा, बहुत अहम बात है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टर्म्स डॉक्यूमेंट नहीं की है, अगर आपने ये टर्म्स डॉक्यूमेंट नहीं किए, तो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सामने वाला मुकर जाएगा, मैंने तो अपॉइंट ही नहीं किया, मैंने तो अपॉइंट ही नहीं किया। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि भाई किसी कंपनी का ऑडिट करने से पहले, खुदा के वास्ते सुनिएगा, किसी कंपनी का ऑडिट करने से पहले आपने एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री करना है? दिस इज कॉल्ड बेसिक जबान में कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड बेसिक जबान में कॉन्ट्रैक्ट, और ऑडिट की जबान में हम इसको कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। क्या कहते हैं? एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सर एंगेजमेंट लेटर के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी आयजा 210 लगता है। ये एक अलग से चैप्टर है हमारा, इसको हम कहते हैं कि सर दिस इज आर सेपरेट चैप्टर। मैंने आपको कहा था ना, मैं बातों बातों में आपको पूरी दुनिया घुमाऊंगा। सर दिस इज आर सेपरेट चैप्टर, जिसमें ये हमें बताता है कि हमें उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखनी होंगी, जिसके हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको आज की क्लास में दूंगा। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमने जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, हमने बोला सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, वी कैन डू ऑडिट, वी कैन परफॉर्म ऑडिट, नाउ वी हैव टू एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या क्या आएगा जरा वो देख लेते हैं, जरा बात सुकून से समझिएगा। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप ऑडिट करने पहुंच गए, सुनिएगा, आप ऑडिट करने पहुंच गए, आप क्लाइंट को कह रहे हैं, आप कंपनी को कह रहे हैं कि भाई आप मुझे एफएस दें, फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करें। सही है जी। अच्छा, कंपनी का ये जो बंदा है, कंपनी का ये जो बंदा है, ये कह रहा है कि भाई यू प्रिपेयर दी एफएस। मैंने कहा है भाई ये क्या अजीब, मतलब क्या भंग वंग पी है क्या, चरस लगाई है क्या, नशा वशा किया है? मैं क्यों एफएस बनाऊंगा? मैं तो ऑडिटर हूं, मैं तो ऑडिटर हूं, मैं क्यों बनाऊंगा? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना के देंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कंपनी है। तो ये बंदा ये कह रहा है, सुनिएगा, ये बंदा ये कह रहा है, कंपनी का बंदा है, सीएफओ है कह लो, सीएफओ कह रहा है कि भाई अगर आप बना लेंगे तो ज्यादा अच्छे बनेंगे, उसमें गलती के चांसेस कम होंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एफएस बनाया, अगर मैंने एफएस प्रिपेयर किया, सही है, अगर ऑडिटर एफएस प्रिपेयर करता है, अजम्पशन ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर ऑडिटर एफएस प्रिपेयर करेगा, तो क्या आप इस बात को मानते नहीं हो कि वो अपने ही काम को चेक करेगा? तो अपने ही काम को अगर चेक करेगा तो क्या उसमें वो गलती निकालेगा? नहीं निकालेगा भाई। इसको हम कहते हैं ऑडिट की जबान में सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यानी एक खतरा अराइज होगा, एक खदशा होगा कि भाई अगर कोई गलती निकली तो मैं कैसे बोलूंगा यार ये तो मेरी पे, मेरी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चनेबल इशू आ जाएगा कि भाई वो बोलेगा तू नहीं बनाया था, तो खुद गलती निकाल रहा, वाह भाई वाह कैसा इंसान है तू यार, कैसा अकाउंटेंट है तू। तो मुझे बताओ, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे बताओ, इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या आप डे वन पे ये नहीं लिखवाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना?
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो हम ऑडिट की दुनिया में घुसे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हो गया क्लाइंट एक्सेप्टेंस। अब मैं उस क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बाद मैं एग्री कर रहा हूँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी अब हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर रहे हैं कि आपके क्या काम है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे क्या काम है, मेरे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप लिख लें डे वन के ऊपर, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई आपसे पूछे कि इंगेजमेंट लेटर के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखना क्यों लाजमी है कि आप फाइनेंशियल्स बनाएंगे। मैनेजमेंट को मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी अगर मैं बनाऊंगा तो मसला ये कि सेल्फ रिव्यू सेट आएगा और ये ऑडिट कभी भी सही से नहीं हो पाएगा। ये बात समझ आती है आपको? पहली एग्जांपल दी मैंने, दूसरी एग्जांपल, ये तो पहली एग्जांपल हो गई। सर अगर मैं दूसरी एग्जांपल पे जाऊं, इंगेजमेंट लेटर के अंदर एक और चीज़ आती है, सही है, हम उसको बोलते हैं कि आप एग्री करें। किसको बोलते हैं? मैनेजमेंट को। हम बोलते हैं एग्री करें विथ अस दैट यू विल प्रोवाइड every data which we request, और आप हर उस बंदे से मिलने देंगे जिससे हम चाहेंगे। अब मैं उसको जाके बोलूँ कि यार मुझे मतलब वो बंदी पसंद है, उससे मिलने, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी से उठा के मिल लिया। ऑडिट रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पे, वैसे नहीं कि दिल हो रहा है कि उससे मिलवा दो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, बात समझिएगा। वो कह ये रहा है कि भाई आप इंगेजमेंट लेटर में लिखवा दो कि अगर मुझे आपके लॉयर से मीटिंग करनी होगी कि कंपनी पे कौन से केसेस चल रहे हैं, तो आप मुझे मिलने देंगे। देयर शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज पर्सन जिससे मैं मिलना चाहूंगा, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे आपकी कंपनी के अंदर। ये क्यों लिखवा रहा हूं? कल को आप ऑडिट करने गए, सुनिएगा, कल को आप ऑडिट करने गए, आपने कहा कि भाई एफएस के अंदर सेल्स आ रही है। अब ये सेल्स पता नहीं कितनी लाखों ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपको इसको वेरीफाई भी तो करना है ना। अब पीएनएल में सेल्स तो एक फिगर आ रही है, पीएनएल में बच्चों सेल्स तो एक फिगर आ रही है ना, पीएनएल में तो एक सेल की फिगर आ रही है। अब उसके पीछे कितनी लाखों एंट्रीज होंगी, कितनी इनवॉइसेस होंगी, तो उस इनवॉइसेस को चेक नहीं करोगे? बच्चों जब उस इनवॉइसेस को चेक करोगे तो उसके लिए आपको सब्सिडरी रिकॉर्ड चाहिए होंगे, लेजर्स चाहिए होंगे, आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आप उसको बोलोगे कि भाई मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करूंगा आप मुझे वो देंगे, अदरवाइज मेरे लिए ऑडिट पॉसिबल नहीं है। बात समझ आती है? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको कि इंगेजमेंट लेटर में ये लिखना लाजमी है, ताकि सामने वाला बैक ऑफ नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपको बोले कि जाओ नहीं दे रहा मैं, तो आप बोलोगे भाई ये तो मेरे आप स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहे हैं। स्कोप का मतलब क्या? मेरा मकसद क्या? ऑडिट करना, मेरा स्कोप है ना, मेरा स्कोप है ऑडिट करना, उस पर वो लिमिटेशन लगा रहा है, तो मैं कैसे ऑडिट कर सकता हूं जब तक मैं उससे एग्री नहीं कराऊंगा। तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि ऑडिट करने से पहले इट इज वेरी नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट दोज थिंग्स जो कि ऑडिट में बहुत अहम है। ये बात समझ आ रही है? चलें जी, ये दो बातें भी मैंने आपको बता दी। फिर इसी इंगेजमेंट लेटर के अंदर, इसको मैं जरा हटा दूं यहाँ से, इसी इंगेजमेंट लेटर के अंदर हम ये भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी में हम बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है हम ऑडिट करेंगे और हम आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। उसने बोला ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे मतलब क्या? भाई हम आपको एक रिपोर्ट इशू करेंगे, जैसे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम जाके देते हैं, तो रिजल्ट आपका आता है ना कि परमानेंट क्रेडिट्स हैं नहीं है, जो भी है, पर वो आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है। तो इसका हमारे ऑडिट का नतीजा, उसको क्या कहता हूं मैं? ऑडिट रिपोर्ट। ये किसको एड्रेस की जाती है? ये किसको एड्रेस की जाती है सर? आइडियली मेंबर्स को, और यू कैन से यूजर्स को, जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, बहुत सुकून से समझिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मालिक है, पहली क्लास में सिखाया तो जो कंपनी का मालिक है उसी को मैं एड्रेस करूंगा ना ये रिपोर्ट, कि हाँ भाई हमारे ओपिनियन के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी मैं पूरा ऑडिट किस लिए करता हूं? ताकि मैं ये लिख के दे सकूं, बात समझिएगा, ताकि मैं ये लिख के दे सकूं कि दीज financial statements are giving true and fair view. These financial statements are giving true and fair view. एक fair view दे रहे हैं, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये कौन लिख के देगा? ऑडिटर। किस में लिख के देगा सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ऐसा तो नहीं है हर किसी को कान में जाके बोलेगा दादा सब सही, दादा सब सही, ऐसा नहीं है। वो रिपोर्ट में लिख के देगा अपनी कि हाँ यार हमने ऑडिट किया था, हम इस कंपनी से इंडिपेंडेंट थे, और हम ये आपको कह रहे हैं कि हमारे ओपिनियन के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से।
तो मैं इसको आज ही क्लियर कर दूंगा, मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। पहली चीज़ सही है जी, ये बात याद रखनी है। और फिर इसके अंदर एक और चीज़ होती है एंगेजमेंट लेटर के अंदर, आप यहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी डॉक्यूमेंट करते हैं। सर ये क्या बात हो गई? अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑडिट शुरू नहीं हुआ, एंगेजमेंट लेटर की बात हो रही है, और एंगेजमेंट लेटर का पूरा चैप्टर है। मैं तो अभी एक समा बना रहा हूं कि ऑडिट साइकिल क्या है, ऑडिट साइकिल है क्या असल में, बात समझिएगा। मैंने कहा कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अच्छा अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? हम लिखते हैं एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि आपका फ्रेमवर्क जो है आप पे अप्लाई होता है, आईएफआरएस होता है। आप पे क्या अप्लाई होता है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईएफआरएस होता है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट करूंगा अपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि आप जो एफएस बनाएंगे वो आईएफआरएस के तहत बनाएंगे। अच्छा अगर मैं ये नहीं लिखूं तो क्या मुसीबत है? वो बोलेगा भाई आपने कुछ लिख के दिया था, कैसे बनाओ? मैंने अपने हिसाब से बना दिए। मैंने कुछ लीजेस ऑपरेटिंग लीज कर दी हैं, उसके कोई बेसिस वेसिस मुझे नहीं पता, मेरी विश है मैंने कर लिया, मेरे फायदे में था मैंने कर लिया। तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, अगर एक लीज है, एक अकाउंटिंग है, लेट्स अगर बेसिक एग्जांपल दूं आपको पीपीई की, बात समझिएगा। हमने कहा भाई कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटलाइज होगा, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। और कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस आउट होगा। उसने बोला भाई नहीं मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था, मैंने उसको कैपिटलाइज कर दिया। मैंने भाई क्यों किया? तो बोला भाई मेरी मर्जी मैंने किया। आपने कहीं लिखवाया था मुझसे ऑडिट शुरू करने से पहले कि आपने अकाउंटिंग ऐसे करनी है? तो भाई मैंने कहा आपको अकाउंटिंग किसके तहत करनी है? आईएफआरएस के तहत करनी है। जब मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि आपने अकाउंटिंग आईएफआरएस के तहत करनी है, तो मैं चेक भी अकॉर्डिंगली आईएफआरएस के तहत ही करूंगा ताकि बात बन पाए। और सर फिर ये क्यों लिखना लाजमी आईएफआरएस है? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये वाइडली एक्सेप्टेड है दुनिया में। क्योंकि हर बंदा दुनिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है, मेजॉरिटी वो अगर मैं कहूँ वो आईएफआरएस के तहत बने हुए फाइनेंशियल्स को देख रहा है। जब वो आईएफआरएस के तहत बने हुए जानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है तो उस पर उसकी रिलायंस है, तो वो बनाएगा भी इस पे, मैं चेक भी इस पे करूंगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है जानी, आई होप आपको ये बात क्लियर है, आई होप जानी आपको ये बात क्लियर है कि भाई अगर मैंने एंगेजमेंट एग्रीमेंट किए बगैर, बात समझिएगा, अगर मैंने एंगेजमेंट एग्रीमेंट किए बगैर ऑडिट शुरू किया तो दिस विल क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ड्यूरिंग दी ऑडिट, और मेरे लिए मसले क्रिएट होंगे क्योंकि मैं ऑडिट तमीज से नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है वो फाइनेंशियल्स ना बनाए, हो सकता है वो फाइनेंशियल्स बनाए पर अपने हिसाब से बनाए, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं डिसाइड हुआ हुआ। हो सकता है कि वो मुझे बोले तुम फाइनेंशियल्स बनाओ, हो सकता है कि वो मुझे किसी बंदे से मिलने ना दे, मुझे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ना दे, तो तुम आज ही लिखवा लो ना उससे। कि तुम बोलोगे अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम ऑडिट अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऑल दो हमने क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं, बट हाँ अब हम सिर्फ इसलिए रुक गए हैं कि आप खुदा के वास्ते ये लिख के दें, ये मुझसे एग्री करें कि आप ये चीज़ें करेंगे तो हम इस एंगेजमेंट में एंटर होते हैं, अदरवाइज अल्लाह हाफिज थैंक यू, हम ये नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको एक दिखा दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर हो गया, क्या लिखा हुआ है? टू ऑडिट और इन टू इशू द रिपोर्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में क्या है सर? प्रिपरेशन ऑफ एफएस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू दी ऑडिटर, जो भी वी रिक्वायर। बात समझ आ रही है? तो सर समझने की बात यह है कि अब तक हमने ऑडिट साइकिल के दो एस्पेक्ट्स को देख लिया। पहला क्या था सर? ऑडिट करने से पहले आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वंस यू हैव क्रॉस दैट लाइन, आप आ जाते हैं कि भाई अब एग्री कर लेते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, पहले डॉक्यूमेंट कर लें। जब जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी यानी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, उसके बाद असल शुरू होगा ऑडिट जो हम करेंगे अगली क्लास से। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यानी मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।